हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहकराण्यपि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो कार्यक्रम है वो भाग्य भाव से संबंधित है। जब कभी भी हम किसी जातक के जीवन के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो ज्योतिषी उस जातक की कुंडली के नवम भाव की परीक्षा करता है। और नवम भाव को जब आप परीक्षा की कसौटी पे कसते हैं तो सिर्फ नवम भाव ही नहीं कसा जाता है, अपितु उसके साथ और कौन कौन से भावों का परीक्षण हो जाता है और इस परीक्षा में कौन कौन से भाव पास हो जाते हैं, सफल होते हैं, फल कथन में सफल होते देखे जाते हैं, तब उस व्यक्ति के भाग्य की परीक्षा में पास कर दी जाती है कि हाँ, ये व्यक्ति भाग्यशाली है। सिर्फ नवम भाव में ग्रह के बैठने से ही, अच्छे ग्रह के बैठने से ही भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होता है, अपितु व्यक्ति के भाग्यशाली होने के कौन कौन से सिद्धांत हैं और किन किन सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक है, ये भी बहुत जरूरी बात हो जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल कल शनिवार है, लाइव होऊंगा मैं इसी चैनल पे रात्रि 8:15 पे। आप उस समय पे अपनी कुंडली के साथ उपस्थित हो और वहां पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भाग्य भाव से संबंध, आज का कार्यक्रम थोड़ा विस्तृत होगा, इस वजह से इसको समझना भी होगा। तो ऐसे समझते हैं कि जन्म कुंडली में मान लीजिए 6 नंबर की कुंडली मैंने बना दी, उसके बाद यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। उदाहरण आपके सामने है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बन गए या कोई भी ग्रह बन गया, वो कहीं बैठ गए। मान लीजिए शुक्र को मैंने यहां बिठा दिया, तो क्या कहा कि भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हों और इस भाव का स्वामी मतलब डिस्पोजिटर प्लैनेट, तो शुक्र जहां बैठे या भाग्य भाव का जो स्वामी है वो जहां बैठा, उसका जो प्रशासक ग्रह है, डिस्पोजिटर प्लैनेट है, वो भाग्य का कारक हो जाता है। आमतौर पे हम और आप क्या जानते हैं कि भाग्य के कारक गुरु ही होते हैं, लेकिन ये नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक हैं। जैमिनी ज्योतिष में कारक ग्रह बदल जाते हैं। वो चर कारक, स्थिर कारक यहां पे पाराशर ज्योतिष में और चर कारक वहां पे जैमिनी ज्योतिष में बदल जाते हैं। पर बात क्या है, पाराशर जी ने भी भाग्य के कारक को बदला हुआ बताया है। कब? एक तो नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक गुरु होते हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली के और इसके अतिरिक्त भाग्य के कारक ग्रह की अगर बात की जाएगी तो कौन सा ग्रह बनेगा कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी कहां बैठे हैं। जो भी आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी को शरण दे रहा हो, मान लीजिए यहां 2 नंबर लिखा तो आपने शुक्र को धनु राशि में बिठा दिया, मैं इसे यहां बिठा देता हूं, शुक्र को यहां पंचम भाव में बिठा देता हूं, तो भाग्य के कारक कौन हो गए? शनि हो गए, बदल गए। नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक गुरु अवश्य होते हैं, लेकिन उस गुरु के पास को भी बल की आवश्यकता उस भाग्य के कारक से मिलती है जहां पे भाग्य के स्वामी बैठे हैं। तो भाग्य के स्वामी अगर जिस राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं वो भी आपकी कुंडली के भाग्य का कारक हुआ। ये पहली बात है, ये आप इतना समझ गए। मतलब उसका भी बलवान होना भाग्यशाली होने के लिए आवश्यक होगा। और मैंने एक बात बताई थी, भाग्यशाली ही पराक्रमी भी होता है। पराक्रमी भाग्यशाली है कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन भाग्यशाली है तभी वो पराक्रमी है, क्योंकि भाग्यहीन उद्यम नहीं करता है। ये पहली बात हो गई। दूसरा सिद्धांत कि जन्म कुंडली में, ये तो आपने समझ लिया। दूसरा कि जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी
भाग्य के पोषक होते हैं। पोसने वाला, जैसे माता पिता हम लोगों को पोसते हैं, पालते हैं, तो वैसे ही भाग्य के कारक को कौन पोसता है, उसका लालन पालन कौन करता है? तो लग्नेश भाग्य के कारक को पालते पोसते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो भाग्य के स्वामी को किसने पोषक किया, उसका पोषण किसने किया? लग्नेश। आपकी कुंडली का जो ग्रह होता हो वो भाग्य का पोषक होता है। क्या होता है? पोषक। आपके लग्नेश पर आपके भाग्येश की डिपेंडेंसी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। आप सिर्फ गुरु को देख करके भाग्य का चित्रण कर रहे थे, जबकि पाराशर जी ने यहां पे यह कह दिया कि नहीं, भाग्य के कारक गुरु होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के भाग्यशाली होने का प्रमाण सिर्फ गुरु से नहीं मिलेगा। भाग्य के अधिपति जहां बैठे हों, उसका अधिपति उस कुंडली के लिए कारक हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए भाग्य के कारक बदल गए। मेरी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, वो लग्न में बैठे हैं और धनु लग्न की कुंडली बनी है मेरी, तो मेरे भाग्य के कारक कौन हो गए? गुरु हो गए। किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, वो जाकर के मंगल की राशि में बैठे हैं, तो उसके भाग्य के कारक कौन हो गए? मंगल हो गए। उसी तरीके से आपकी कुंडली का लग्नेश कौन है? आपके भाग्येश का पोषक। तो पहले आपने क्या देखा कि गुरु ही सबकी कुंडली के लिए भाग्य के कारक होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा कि भाग्येश जहां बैठा है, भाग्येश का स्वामी, जहां भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे, वो आपके भाग्य का कारक हो गया। तो पहले कारक गुरु, दूसरे कारक भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं, वो ग्रह भाग्य का कारक हो गया। और भाग्य का पोषक लग्नेश भाग्य के पोषक हो गए। मतलब लग्नेश का भी बलवान होना भाग्यशाली होने के लिए आवश्यक है। तो पहला हुआ भाग्य का कारक, उसके बाद हुआ भाग्य का पोषक। तो पोषक कौन हुआ? लग्न। और एक और होगा, एक और ग्रह जिस पे भाग्य का प्रभाव निर्भर करता है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठा ग्रह भाग्य का वर्धक होता है, बढ़ाने वाला होता है। वो कौन बैठा है? जो आपके भाग्य को और भाग्य के बल में अभिवृद्धि कर रहा है, तो वो है आपके भाग्य भाव में बैठा ग्रह। अगर यहां कोई नहीं बैठा तो आपके भाग्यशाली होने के लिए सिर्फ गुरु, लग्न या जहां पे भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं। अगर भाग्य भाव में, इसी वजह से बहुत पहले मैंने एक इस पे कार्यक्रम बनाया था कि भाग्य भाव का खाली होना भी व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। कैसे? अब जरा विचार करिए कि मैंने क्या बात कही कि भाग्य भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, उस भाव का स्वामी आपका भाग्य का कारक हुआ। अब यहां पे तीसरे नंबर का जो सिद्धांत है कि भाग्य भाव में बैठा ग्रह कौन है, यह भी आपको भाग्यशाली और भाग्यहीन बनाता है। अगर भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो आपको तो अब यहां यह देखना ही नहीं है कि यह बलवान हुआ कि कमजोर। अरे भाई, आपकी तो सुरक्षा हो गई ना इस बात से। मान लीजिए अगर यहां पे कोई ग्रह खराब बैठ गया, मंगल, शनि, राहु, केतु या अष्टमेश बैठ गए, तो आपके भाग्य में एक डिग्रेडेशन हो गया ना जी। अगर उससे बढ़िया है कि यहां कोई नहीं बैठा, ये तो अच्छी बात हो गई। अब तो सिर्फ आपको एक या दो ग्रह को देखना है। एक आपको लग्नेश को देखना है, एक आपके भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उसको देखना है, और एक भाग्य भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं उसको, भाग्य के स्वामी को। कुल मिलाकर के अगर भाग्य भाव खाली है तो भी व्यक्ति भाग्यशाली है। वर्धक कौन है? भाग्य भाव में बैठा ग्रह। कारक कौन है? भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उसका स्वामी। क्लियर है? मतलब इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे वो आपके भाग्य का कारक, गुरु आपके भाग्य के कारक, और साथ ही साथ जन्म कुंडली का लग्नेश भाग्य का पोषक, और जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठा ग्रह भाग्य का वर्धक, भाग्य की वृद्धि करने वाला। अगर भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो सिर्फ आपको सिर्फ इन तीनों को ही देखना है, अलग से किसी को नहीं देखना है। अब दूसरा, अगर मान लीजिए भाग्य भाव के स्वामी यहीं बैठ गए, तब आपको ये भी नहीं देखना है। फिर ये भाग्य भाव स्वतः अपने आप बलवान है, क्योंकि इस भाव का स्वामी वहीं बैठा है, कहीं उसको भटकना ही नहीं पड़ा है।
तो कुल मिलाकर के ये जो सिद्धांत है, ये भाग्य भाव को स्पष्टता इस मामले में दे देता है कि अगर भाग्य भाव खाली है तो भी हम भाग्यहीन नहीं हैं। हमारा भाग्य हमारे पास फिर भी बैठा हुआ है, हम फिर भी भाग्यशाली हैं, हम फिर भी अगर पराक्रम करेंगे तो हमारा परिणाम हमें मिल जाएगा। विचार है, समझ में आ रही होगी बात। तो आपने लग्न को देखा, भाग्य भाव के स्वामी को देखा, भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वहां देख लिया, उसके स्वामी को देख लिया और भाग्य भाव में बैठे। ये चार जो सिद्धांत हैं ये भाग्य को बलवान बनाते हैं। अब इसी में चीजें, कभी ग्रह कमजोर हुआ तो थोड़ा कमजोर, बलवान हो गया तो बलवान, मित्र के ग्रह में बैठ गया तो अच्छा हो गया, शत्रु के घर में भाग्य भाव के स्वामी बैठ गए तो भाग्य में शत्रुता आ गई, भाग्य भाव के स्वामी अस्त हो गए तो भाग्य में कमजोरी आ गई, भाग्य भाव के स्वामी उच्च राशि में बैठ गए तो भाग्य बलवान हो गया, भाग्य भाव के स्वामी भी बलवान है और लग्न भी बलवान है तो भाग्यशाली होने का और मजबूत प्रमाण मिल गया। तो ऐसे इसको आप भाग्य की कसौटी को ऐसे इस तरीके से कस सकते हैं कि आपका भाग्येश इस तरीके से आपको भाग्यशाली बना रहा है। तो बदल गए ना कारक, एक तो गुरु सबकी कुंडली के लिए भाग्य के कारक हो गए और एक आपकी कुंडली के भाग्येश अलग हो गए कारक, मेरी कुंडली के भाग्य के कारक अलग हो गए। तो मेरी कुंडली का कारक अगर बलवान हुआ तो मैं ज्यादा भाग्यशाली हुआ, आपकी कुंडली का भाग्य कारक थोड़ा कमजोर हुआ तो आप थोड़े कम भाग्यशाली हो गए। बस इतना ही अंतर है और बाकी अलग से कोई डिम डाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्होंने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, मानस पुत्रों की संरचना की या मानस पुत्र बनाए, ये मानस पुत्रों की संकल्पना की। उसके बाद संध्या नाम की एक और देवी को उत्पन्न किया, जो जिस समय उत्पन्न हुई उसके थोड़ी ही देर बाद कामदेव की भी उत्पत्ति होती है और उनके पास 5 ऐसे बाण थे। कौन कौन से? भगवान ने लिखा है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, इन 5 बाणों से ही वो ऋषियों को भी मारते हैं, भगवान पर भी प्रहार करते हैं, मनुष्यों को भी प्रभावित करते हैं, मोहित करते हैं और अपना आवेग चलाते हैं। तो जैसे ही कामदेव प्रकट होते हैं सभी देवताओं ने उनको अलग अलग नामों की व्याख्या की या अलग अलग नामों से पुकारा। उन्हें मनमथ भी कहा गया, कामदेव को मनमथ भी कहा गया। लेकिन जब कामदेव को बताया ब्रह्मदेव ने कि तुम सबके ऊपर सब जगह तुम विराजमान रहोगे, काम हर जगह विराजमान होता है, तो कामदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं इन 5 बाणों से जो इनके मानस पुत्र हैं और देवता हैं सब पे पहले अपने इस बाणों की परीक्षा कर लेता हूं। तो कामदेव ने सबकी परीक्षा लेनी शुरू की, अपने काम का जाल फैलाया। क्या हुआ आगे कल पता चलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।